जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कुछ आपके PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले पेपर कोर्स की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेस करना चाहते हैं जिसमें हमने आपकी जो है VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग गैस पेपर क्लास को कंप्लीटली कर लेते हैं तो आप लोग जो है एग्जाम में 80 से 90% का जो है पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे जाएंगे, यहाँ कोड टाइप करेंगे जो भी आपका पेपर कोड है BHIC 101। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स भर के पेमेंट करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे, या आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पूरा पाषाणीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके जीवन यापन के तरीकों पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत की जो पूरा पाषाणीय संस्कृति थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसका जीवन यापन कैसा था। तो भारत की पूरा पाषाणीय संस्कृति यानी कि पैलियोलिथिक कल्चर मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है जब इंसान का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। यह संस्कृति पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की पहली अवस्था है। इसमें इंसान पत्थर के औजार बनाकर जीवन यापन करता था। यह काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा पाषाणी संस्कृति है, जो पैलियोलिथिक कल्चर है ना, वो मानव इतिहास का सबसे जो है प्रारंभिक अवस्था है, यानी जो जब मानव जीवन शुरू ही हुआ था उसकी अवस्था है। और यह जो जीवन था पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। यह संस्कृति जो है पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की जो पहली स्टेज थी, स्टोन एज की जो पहली स्टेज थी उसकी पहली अवस्था है, जिसमें इंसान पत्थरों के औजार बनाकर जीवन यापन करता था, उसी से अपने शिकार करता था, उसी से भोजन तलाश करता था। और यह काल लगभग जो है 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है पत्थर के औजारों का उपयोग। इस काल के लोग मुख्यतः कठोर पत्थरों से औजार बनाते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, खुरपी, स्क्रेपर, चाकू आदि। ये औजार काटने, छीलने और शिकार करने आदि कार्यों में उपयोग किए जाते थे। पहली विशेषता क्या हो गई, पत्थर के औजारों का उपयोग। दूसरी, गुफाओं में रहन सहन, क्योंकि इनके पास खुद के घर नहीं थे तो ये लोग गुफा में रहते थे। तो लोग प्राकृतिक गुफाओं या चट्टानों में नीचे शरण लेते थे। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां दीवारों पर चित्र भी पाए गए हैं। इसके बाद शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन। इस काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, कंदमूल, बीज आदि इकट्ठा करते थे। इसके बाद आग की जानकारी, यानी कि इन लोगों को आग की जानकारी हो चुकी थी उस समय। तो पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हो चुकी थी। वह इसका उपयोग खाना पकाने, सुरक्षा और गर्मी के लिए करता था। इसके बाद छोटे समूहों में जीवन। तो ये लोग छोटे छोटे कबीलाए समूह में रहते थे और अक्सर स्थान परिवर्तन करते थे, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से भोजन और पानी की उपलब्धता पर निर्भर था। इसके बाद कोई स्थायी निवास नहीं। इस समय लोग खाना बदोश जीवन जीते थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते, यानी कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि ये लोगों का भोजन जो है ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। मान लीजिए आज ये जगह रह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, भोजन भी खत्म हो चुका है और जो है जल की उपलब्धता भी कम हो चुकी है। तो क्या क्या करेंगे, ऐसा कोई भी स्थान ढूंढेंगे जहां पर भोजन भी पर्याप्त मात्रा में हो
इसके बाद जल भी हो, जब यहाँ खत्म हो जाएगा उसी की जगह तलाश करेंगे, इसी जगह जाएंगे। यहाँ पर ये लोग जो है भोजन की तलाश में जो है अपना जो है स्थान चेंज करते रहते हैं, यानी कि जगह बदलते रहते हैं। यहाँ पर इसकी विशेषताएं हमने देख ली कि पुरापाषाणी संस्कृति कौन कौन सी विशेषताएं थी। पत्थर के औजारों का उपयोग करना, गुफाओं में रहन सहन, शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन, आग की जानकारी, छोटे समूह में जीवन और कोई स्थायी निवास नहीं होता है। आप देखते हैं इनके जीवन यापन के तरीके क्या थे। तो शिकार करना, पहला इनका क्या काम था, शिकार करना। शिकार इस काल का प्रमुख जीवन यापन का तरीका था। लोग जानवरों का शिकार पत्थर के औजार से करते थे। समूह में शिकार किया जाता था ताकि जानवर को घेरा जा सके। यानी कि इनका जो जीवन था वो पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड था। अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। इसके बाद खाद्य संग्रह, लोग पेड़ों से फल, बीज, कंद, जड़ें आदि इकट्ठा करते थे। महिलाएं प्रायः कार्य करती थी जबकि पुरुष शिकार के लिए जाते थे। इसके बाद मछली पकड़ना, तो कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ना भी भोजन का एक स्रोत था। इसके लिए पत्थरों या हड्डियों के बने औजारों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद स्थानांतरण, तो भोजन की कमी या मौसम में बदलाव के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इस तरह का जो जीवन शैली है उन्हें खाना बदोश बनाता था। इसके बाद आग का प्रयोग, तो आग की खोज ने इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। अब ये खाना पका खा सकते थे, ठंड से बच सकते थे और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते थे। तो आग के प्रयोग से इनको बहुत लाभ हुआ। पहला लाभ तो भोजन पका के खा सकते थे, ठंड से बच सकते थे और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने देख लिया उनका जीवन यापन, उनकी देख ली विशेषताएं। इसके बाद आपको निकला है निष्कर्ष। तो भारत की पुरापाषाणीय संस्कृति हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रारंभिक मानव जीवन कैसा था। यह एक साधारण लेकिन संघर्षमय जीवन था जिसमें मानव ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना सीखा। शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन शैली से आगे चलकर मानव ने कृषि और स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया जिसने सभ्यता की नींव रखी। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। पहला प्रश्न हमारा क्या था, भारत की पुरापाषाणी संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो हमने देख ली। उसका जीवन यापन तक कैसा था वो भी हमने देख लिया। तो अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वहां पर हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है जरूर ज्वाइन उसे कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे। उनका शासनकाल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। अशोक की धम्म नीति एक ऐसी सामाजिक और नैतिक विचारधारा थी जिन्होंने अपने राज्य में शांति, एकता, सद्भाव स्थापित करने के लिए अपनाया। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता और करुणा पर आधारित थी। तो धम्म का अर्थ क्या है देख लेते हैं। धम्म जो है शब्द पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत रूप है धर्म। लेकिन अशोक के धम्म का मतलब किसी एक धर्म या पूजा पद्धति से नहीं था। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक जीवन जीना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और समाज में सद्भाव बनाए रखना। तो यहाँ पर अशोक के जो धम्म नीति का उद्देश्य क्या था? धम्म नीति का उद्देश्य था नैतिक जीवन जीना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और समाज में जो है सद्भाव बनाए रखना। इसके बाद है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना। यानी कि अशोक की धम्म नीति में कहा गया कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना है। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। वह मानते थे कि हर धर्म का अपना महत्व है और सभी धर्मों का उद्देश्य लोगों को अच्छा बनाना है। उन्होंने अपने अभिलेखों में कहा कि सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद अहिंसा और करुणा का प्रचार। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा से घृणा करना शुरू किया। उन्होंने अहिंसा को अपने धर्म का मुख्य आधार बनाया। वे जीव जंतुओं के प्रति भी दया और करुणा की बातें करते थे। इसके बाद पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता। तो अशोक के धर्म में माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों की आज्ञा मानना और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी शिक्षा दी गई है। इसके बाद राज्य में नैतिक शासन। तो अशोक ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे जनता की भलाई के लिए काम करें। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता को धम्म की शिक्षा देते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे।
इसके बाद उन्होंने धम्म यात्राएं और प्रचार भी निकाले। तो अशोक स्वयं धम्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने संदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि जनता उन्हें पढ़ सके। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। यानी कि उन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म, उन्होंने क्योंकि कलिंग के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। इसके बाद प्राकृतिक जीवन और पशु कल्याण। तो अशोक ने कई स्थानों पर पशुवध पर रोक लगाई। उन्होंने चिकित्सालय, वृक्षारोपण, कुओं और यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बनवाए थे। इसके बाद यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इनकी अशोक धम्म की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, और हमने देख लिया धम्म नीति क्या है। तो अशोक की धम्म नीति क्या कहती है? हमें नैतिकता पूर्ण जीवन जीना है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी है और समाज में सद्भाव बनाए रखना है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो अशोक की धम्म नीति केवल धार्मिक विचार नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और सामाजिक जीवन शैली थी। इसका उद्देश्य था लोगों में नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता और मेल जोल की भावना पैदा करना। अशोक की यह नीति आज भी हमें शांति, भाईचारे और मानवता की प्रेरणा देती है। उनका धम्म किसी एक धर्म की बात नहीं करता, बल्कि सभी के कल्याण की बात करता है, इसलिए यह आज भी प्रासंगिक है। यानी कि जो धम्म है ना, वो सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है। क्या करता है? सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है, इसलिए जो है इसकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मौर्य प्रशासन भारत का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य प्रशासन का सबसे विस्तृत विवरण हमें अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य द्वारा रचित और अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित, केंद्रीगत और शक्तिशाली था। तो यहाँ पर देखते हैं मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन थी। केंद्र में शक्तिशाली राजा। तो मौर्य शासन में राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, वह सभी नीतियों और निर्णयों का केंद्र था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे शासकों ने अपने शासन में सशक्त नेतृत्व किया। राजा का कार्य था शांति बनाए रखना, न्याय देना और सेना को नियंत्रित करना और कर वसूलना। तो यहाँ पर जो है राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का कार्य था कि शांति को बनाए रखना, न्याय देना और सेना को नियंत्रित करना और कर वसूलना। ये सब काम किसके? राज्य के काम थे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो केंद्र में होता है वो कौन होता है? शक्तिशाली राजा होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री और सलाहकार मंडल। तो राजा के निर्णयों में उसकी सहायता एक मंत्रिमंडल करता है, जिसे मंत्री पद कहा जाता है। इसमें महामात्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित और अन्य विशेष अधिकारी आते थे। यानी कि प्रधानमंत्री और सलाहकार मंडल भी होते थे। राजा के निर्णयों में उसकी सहायता एक मंत्रिमंडल करता था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। इसके प्रमुख सदस्य महामात्य, मंत्री, सेनापति, पुरोहित, अन्य विशेष अधिकारी। इसके बाद चाणक्य जो है चंद्रगुप्त शासन काल में प्रधान सलाहकार रहे थे। इसके बाद प्रशासनिक विभाजन देखें तो मौर्य साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश यानी कि प्रांत, प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कुमार या राजुक होता था। इसके बाद जनपद, तो प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। इसके बाद आते गांव, तो ग्राम स्तर पर ग्रामिक नामक अधिकारी होता था। इसके बाद धन और कर व्यवस्था, तो राजस्व वसूली मौर्य शासन की एक मजबूत विशेषता थी। भूमि पर प्रमुख स्रोत था, यानी कि जो भूमि कर था वो प्रमुख स्रोत था। किसान फसल का एक भाग सरकार को कर के रूप में देते थे। इसके अलावा व्यापार जो है वन, खनिज आदि से भी आय होती थी। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर जो सबसे जो महत्वपूर्ण कर था वो था भूमि कर। इसमें किसान जो है अपने जो भी उनकी कमाई होती, जो भी खेत में निकलता था, उसका क्या करते? एक भाग जो है राजा को यानी कि साम्राज्य को दिया करते थे। इसके बाद सेना और रक्षा व्यवस्था, तो मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इसमें 4 भाग होते थे। पहला पैदल सेना, घुड़सवार सेना, फिर हाथी दल, फिर रथ दल। यानी सबसे पहले पैदल सेना जाएगी, इसके बाद घुड़सवार सेना जाएगी, फिर हाथी दल और फिर रथ दल। तो सेना की निगरानी और वेतन का हिसाब रखने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद न्याय व्यवस्था, तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। छोटे मामलों का निपटारा अधिकारी करते थे। अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। इसके बाद नगर प्रशासन, तो विशेष रूप से राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। नगर के संचालन के लिए एक नगर पालिका परिषद बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी होते थे, जैसे जल आपूर्ति, सफाई, व्यापार, भवन निर्माण आदि। इसके बाद देखते हैं जाति
जासूसी व्यवस्था यानी कि गुप्तचर तंत्र। तो मौर्य प्रशासन में जो है जासूसी व्यवस्था सबसे प्रभावशाली थी। चाणक्य के अनुसार हर गतिविधि पर नजर रखना राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। गुप्तचर जो है राजा को सभी खबरें देते थे। तो यहाँ पर जो जासूसी व्यवस्था थी उस समय सबसे प्रचलित थी। यहाँ पर क्या हो, जो जासूस होता था वो जानकारी इकट्ठा करके सभी जानकारी जो है राजा को देता था। इसके बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति यानी कि अशोक काल में तो सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार जन कल्याण के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए। ये अधिकारी जनता को नैतिक शिक्षा देते और सामाजिक कार्य करते थे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मौर्य प्रशासन एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और संगठित तंत्र था जिसने भारत के एक बड़े भूभाग को एक शासन के अंतर्गत लाया। इसकी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य को दीर्घकाल तक स्थायित्व प्रदान किया। यह व्यवस्था आज भी भारतीय प्रशासन की नींव मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए और समाज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण था, जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह समय ऋग्वैदिक काल के बाद आता है और मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ग्रंथों पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। पहले केवल जौ और गेहूं की खेती होती थी, लेकिन अब धान, गन्ना, तिल, मूंग आदि की खेती भी होने लगी थी। ये परिवर्तन हुआ। इसके बाद हल और बैल का उपयोग होना शुरू हो चुका था। तो हल और बैल का प्रयोग बढ़ा, जिससे खेती अधिक प्रभावी हुई। इसके बाद भूमि का महत्व, तो भूमि अब संपत्ति माने जाने लगी। राजा भूमि दान देने लगा, जो बाद में अधिकार का रूप ले लिया था। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य, तो व्यापार का विस्तार हुआ, सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ जिन्हें निस्क या शतमान कहा जाता था। इसके बाद शिल्प और उद्योग का प्रारंभ हुए। तो कुम्हार, लोहार, सुनार जैसे पेशों का विकास हुआ। ये लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कृषि का विकास हुआ, हल और बैल का उपयोग शुरू हो चुका था, भूमि का महत्व बढ़ गया था, व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हो चुकी थी और शिल्प और उद्योग भी धंधे पड़ने लगे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसमें परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इसके बाद देख लेते राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र अधिक संगठित और शक्तिशाली हो गया था। यानी कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। अब राजा केवल युद्ध का नेता नहीं रहा, बल्कि वह कानून बनाने और न्याय देने वाला शासक भी बन गया था। इसके बाद विरासत में शासन, तो राजतंत्र अब वंशानुगत हो गया था। यानी कि राजा का पुत्र ही अगला राजा बनता था। इसके बाद कर प्रणाली, तो प्रजा से कर यानी बलि लिया जाने लगा, जिससे राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। क्योंकि अब क्या करने लगा, जो प्रजा से जो है, जो राजा था वो प्रजा से क्या लेने लगा, कर लेने लगा। कर लेने लगा तो उसकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होने लगी। ठीक है। इसके बाद सहायक संस्थाएं यानी कि मंत्री परिषद, पुरोहित और सेनापति जैसे पदों की भूमिका बढ़ गई थी। इसके बाद राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञों से राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता था। ये सब क्या हुए, ये सब जो है राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हुए। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, विरासत में शासन, और इसके बाद कर प्रणाली, और इसके बाद सहायक संस्थाएं, और इसके बाद राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ होने लगे। इससे राजा क्या करता था, इससे राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता था। अब देखते हैं समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो समाज में गहराई से बदलाव हुए, विशेष रूप से वर्ण और जाति व्यवस्था में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहाँ पर क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर हो गई थी। इसके बाद शूद्रों की स्थिति, तो शूद्रों की सामाजिक स्थिति नीचे मानी गई और उन्हें धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया गया था। बात करें स्त्रियों की स्थिति की, तो प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार कम मिलने लगा। इसके बाद गृहस्थ आश्रम का महत्व, अब 4 आश्रमों की कल्पना हुई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिससे जीवन को क्रमबद्ध बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए समाज में क्या परिवर्तन हुए। समाज व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था वो कठोर हो गई, यानी कि वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। शूद्रों की स्थिति नीचे कर दी गई, स्त्रियों को भी स्थिति नीचे कर दी गई। गृह आश्रम का जो है महत्व वो बढ़ गया था।
इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, इसके बाद राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, और इसके बाद समाज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। यही हमसे पूछा गया था कि जो है वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो जितना आपसे पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज अधिक संगठित लेकिन साथ ही वर्ग भेद और सामाजिक असमानता से ग्रसित हो गया। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होकर विकसित हुई, राजतंत्र मजबूत हुआ और समाज में वर्ण व्यवस्था ने गहरी जो है जड़ें जमा ली थी। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। तो यहाँ पर हमने जो है पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे इसकी जो पीडीएफ है वहां पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पीडीएफ को देख लीजिएगा। और गेस्ट पेपर को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, लिंग अंतर यानी कि जेंडर स्टडीज का क्या महत्व है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत लेख लिखिए। लिंग अध्ययन का मतलब क्या है, समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को समझने और उसे सुधारने का एक शैक्षिक क्षेत्र है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है, उसके क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। तो लिंग अध्ययन का मतलब क्या है, लिंग अध्ययन में क्या होता है, लिंग अध्ययन का उद्देश्य है कि समाज में जो है लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है और उसका क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो क्या देखते हैं, समानता की समझ। यह अध्ययन पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकार और अवसरों को बढ़ावा देता है। भेदभाव की पहचान करना, यह लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव, असमान वेतन आदि समस्याओं को पहचानने और उसका समाधान खोजने में मदद करता है। नीति निर्माण में सहयोग, तो लिंग अध्ययन क्या करता है, सरकार और समाज को लिंग संवेदनशील नीतियां बनाने में मदद करता है। सशक्तिकरण, यह अध्ययन महिलाओं और अनेक लैंगिक समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिंग अध्ययन क्या होता है। तो लिंग अध्ययन का उद्देश्य होता है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है और उसके समाज पर क्या आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। ये सब काम किसका, लिंग अध्ययन करने का। जो भी लिंग अध्ययन करते हैं उनका ये काम होता है। उनका काम क्या है, समानता की समझ, भेदभाव की पहचान करना, नीति निर्माण में सहयोग करना और महिलाओं को सशक्तिकरण देना। आप देखते हैं प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। तो प्राचीन भारत को आमतौर पर 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उत्तरकालीन प्राचीन भारत। तो इन कालों में महिलाओं की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव देखा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। शिक्षा का अधिकार था, महिलाएं वेद पढ़ती थीं। ऋषिकाएं, महिला ऋषि जो जैसे घोषा, लोपामुद्रा प्रसिद्ध थी। धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाएं यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। विवाह की स्वतंत्रता थी, यानी कि स्वयंवर जैसी प्रथाएं थी जिसमें महिला अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करती थी। समान सामाजिक दर्जा, यानी पति पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया, यानी धर्म के कार्यों में समान भागीदारी। तो वैदिक काल में तो स्त्री जो महिलाओं की स्थिति वो अपेक्षाकृत ठीक थी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस काल में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया, धार्मिक कार्यों से उन्हें दूर कर दिया गया था। इसके बाद पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि समाज में पुरुष प्रधानता बढ़ी और महिलाओं की भूमिका केवल घर तक ही सीमित होने लगी। बाल विवाह की शुरुआत, बाल विवाह जैसे परंपराएं इस काल में दिखाई देने लगी। अब बात करते हैं उत्तरकालीन प्राचीन भारत, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इस काल में महिलाएं और अधिक पिछड़ गईं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं की अधीनता को उचित ठहराया गया। पर्दा और सीमित स्वतंत्रता, यानी महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गई थीं। सती प्रथा की शुरुआत, पतियों की मृत्यु के बाद स्त्रियों को उनके साथ चिता में जलाया जाने लगा, हालांकि यह प्रथा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही थी। बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव, इन धर्मों ने महिलाओं को धार्मिक जीवन में भागीदारी का कुछ अवसर दिया, लेकिन व्यापक परिवर्तन नहीं हुए थे। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति किसमें खराब हुई, उत्तरकालीन प्राचीन भारत में जो है महिलाओं की स्थिति में सबसे ज्यादा गिरावट आई। तो यहां पर हमने देख लिया कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। अब हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली। वैदिक काल में उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन बाद के कालों में उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति में गिरावट आई। आज के समय में लिंग अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं ऐतिहासिक असमानताओं को समझकर वर्तमान में महिलाओं को और अन्य लैंगिक समुदायों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में कार्य करना है।
यह अध्ययन न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव रखता है, बल्कि एक संतुलित, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की रचना में मदद करता है। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न देखा कि जो है लिंग अध्ययन क्या है, उसका क्या महत्व है, वो देख लिया। और प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो प्राचीन काल 3 कालों में विभाजित था: वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और जो है उत्तरकालीन प्राचीन भारत। इसके बाद चलते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में यहां पर लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन और उन्नत नगर सभ्यता थी। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि शामिल हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला थी, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं नगर योजना। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी, यानी ग्रिड पद्धत। इसमें क्या थी? ग्रिड पद्धत का मतलब क्या है? शहरों को ईंटों की बनी सड़कों के अनुसार वर्गाकार में बसाया गया तथा सड़कों के एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर जो है सड़कें एक दूसरे को काटती थी। द्विविभाजित नगर, अधिकांश जो नगर है को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी नगर ये ऊंचाई पर बना होता था, जहां प्रशासनिक भवन और अनाज भंडार होते थे। निचला नगर, यहाँ सामान्य लोग रहते थे। यानी कि 2 नगरों में बांटा, एक ऊंचा और निचला। तो ऊंचे पर क्या रहते थे? ऊंचे पर प्रशासनिक लोग मतलब कि राजा वगैरह रहते थे, और वहीं पर जो है सब भोजन का संग्रहण होता था। और निचले नगर में क्या रहते? सामान्य लोग रहते थे। सड़कें और गलियां, तो मुख्य सड़कें चौड़ी थी और छोटी गलियां जो है उनसे जुड़ी हुई थी। घरों की योजना की बात करें तो मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और अधिकांश मकानों में आंगन होता था। कई मकानों में कुएं और स्नान घर भी थे। अब देखते हैं जल निकासी प्रणाली। तो हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली विश्व की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। ढकी हुई नालियां, हर घर का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी पक्की और ढकी हुई नालियों में जाता था। नालियों की सफाई के लिए व्यवस्था थी। नालियों में सफाई के लिए छोटे छोटे ढक्कन बनाए गए थे, जिन्हें हटाकर नालियां साफ की जाती थी। अब देखिए, जो प्रणाली अब यहाँ पर भारत में चल रही है, वो तो बहुत वर्ष पहले ही सिंधु घाटी में जो है ये योजना चल चुकी थी। जल संचयन, कुछ नगरों में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए कुंड और जलाशय भी बनाए गए थे। घरों में कुएं, कई घरों में निजी कुएं होते थे, जिससे पानी की व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर देख लिया जल निकासी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था उनका। इसके बाद करते हैं वास्तुकला मतलब कि आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो है काफी उन्नत थी। पक्की ईंटों का प्रयोग, तो निर्माण में पक्की और समान आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये ईंटें लगभग 1:2:4 के अनुपात में होती थी। इसके बाद महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक बड़ा जलाशय था जिसका प्रयोग शायद धार्मिक स्नान के लिए होता था। अनाज भंडार, बड़े बड़े अन्नागार थे जिनका उपयोग अन्न संग्रह के लिए किया जाता था। स्तंभ और फर्श, कुछ इमारतों में पत्थर के स्तंभ और पक्के फर्श भी मिले हैं। इसके बाद धौलावीरा की वास्तुकला। तो धौलावीरा में पत्थर की दीवारों से नगरों का निर्माण हुआ और यहाँ जल संचयन की जो है विशेष व्यवस्था थी। यहाँ पर हमने देखा कि वास्तुकला क्या थी। वास्तुकला में हमने देखा पक्की ईंटों का प्रयोग, महास्नानागार, अनाज भंडार, स्तंभ और फर्श और धौलावीरा की वास्तुकला। यहाँ पर हमने देख लिया तीनों वास्तुकला क्या थी, जल निकासी प्रणाली और जो है नगर योजना। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला यह दर्शाती है कि उस समय के लोग अत्यंत बुद्धिमान, वैज्ञानिक सोच वाले और उन्नत तकनीक की ज्ञान से युक्त थे। इन योजनाओं में साफ पता चलता है कि यह सभ्यता न केवल कृषि और व्यापार में आगे थी, बल्कि शहरी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने में अग्रणी थी। हड़प्पा की विशेषताएं आज भी आधुनिक शहरी नियोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।